नमस्ते विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तरी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकाई सेकंड के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे जो पिछले कई वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं या फिर इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इकाई सेकंड में अध्याय 3, 4 और अध्याय 5 को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, ये 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया था प्रश्न। यही प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया था, लेकिन प्रश्न की भाषा कुछ इस तरह से थी कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न एक ही है लेकिन उसकी भाषा अलग अलग है। यहां तो सिर्फ यूं पूछ लिया कि जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। कब? 2013 में। 17 में किस तरह से पूछा यही प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। ठीक है ना। आंसर कैसे लिखेंगे? किसी भौगोलिक क्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, किसमें परिवर्तन होता है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जिसका मान धनात्मक हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। यह प्रश्न आया था 2013 और 2017 में। ठीक है ना। अब संभावित प्रश्न कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान दें। संभावित प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि दर कैसे ज्ञात की जाती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके लिए आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर बराबर जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि बटे पिछली जनगणना की संख्या गुणा 100। ठीक है ना। इस तरह से गणनकारी करने से जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात की जा सकती है। प्रश्न आ सकता है, जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि क्या है, या जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, वर्तमान जनगणना की संख्या, यानी वर्तमान जो जनगणना हुई है, ताजा जो जनगणना हुई है उसकी संख्या माइनस पिछली जनगणना की संख्या, पिछली बार जो जनगणना हुई थी उसकी संख्या क्या है। ठीक है। इसको घटा देने से जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर आ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हमने हमारे इस चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है जो अध्याय 3 और भाग 7 का वीडियो है, जिसमें जनसंख्या की निरपेक्ष वृद्धि दर, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को विस्तार से समझाया गया है। ठीक है ना। इसी तरह से संभावित एक प्रश्न और बनता है कि जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। प्रश्न सुन लीजिए फिर से। प्रश्न है, जनसंख्या संरचना। संरचना का मतलब क्या हो गया? बनावट। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न को गहराई से समझते हुए उसका आंसर दिया करें आप। प्रश्न है, ध्यान दें, संभावित प्रश्न है। प्रश्न, जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। यह जनसंख्या संरचना का अर्थ स्पष्ट करें, यूं प्रश्न आता है, जनसंख्या संरचना। ठीक है ना। कहता है जनसंख्या संरचना, जनसंख्या की बनावट से आप क्या समझते हैं। देखो, जनसंख्या में कई आयु वर्ग के लोग होते हैं, स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है ना। साक्षर भी हैं और निरक्षर भी हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बेरोजगार भी हैं और रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी हैं। ये सब मिलकर के जनसंख्या का निर्माण होता है। तो जनसंख्या संरचना में
किसी क्षेत्र में कैसे लिखेंगे आप, जनसंख्या संरचना में किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली, आंसर कैसे लिखेंगे, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को आयु, कोमा लिंग, कोमा साक्षरता, कोमा ग्रामीण व नगरीय संगठन के आधार पर वर्ग बनाकर किया गया अध्ययन जनसंख्या संरचना कहलाता है। ठीक है ना, जनसंख्या यू भी कह सकते हैं आप। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसको आयु के आधार पर बांटकर, लिंग के आधार पर बांटकर, साक्षरता के आधार पर बांटकर यानी वर्ग बनाते हुए, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वर्ग बनाते हुए अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न सुनिए आप, लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रश्न है 2020 यानी ताजा जो परीक्षा हुई है अभी 2020 में प्रश्न पूछा गया था। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र देखिए 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है ना। आंसर कैसे लिखेंगे आप? स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? आप कहेंगे किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में से स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखें, सीधी सी बात है। लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरह से लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या के आधार पर हमारे यहाँ भारत में लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, अर्थात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है ना। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या कहां पाई जाती है? पढ़ा था हमने, सर्वाधिक महिलाओं की संख्या पश्चिमी यूरोपियन देशों में पाई जाती है। अब संभावित प्रश्न कौन सा आ सकता है? प्रश्न आ सकता है कि यूरोप महाद्वीप में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है? स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है क्यों? यह प्रश्न आ गया। ठीक है ना। तो इसके दो कारण हैं। एक तो क्या है? पुरुष प्रवास। पढ़ा था हमने अमेरिकन जो जनसंख्या थी उसमें अधिकांश जो जनसंख्या है वो यूरोपियन लोगों के आप्रवासियों से बढ़ी है, अर्थात यूरोपियन जो लोग थे वो अमेरिका में आ जाने से अमेरिकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है। पुरुष प्रधान प्रवास हुआ है। कहां से? यूरोप से। तो यूरोप से एक तो पहला कारण क्या हो गया? यूरोप में महिलाओं की संख्या अधिक क्यों हो गई? पुरुष प्रवास के कारण। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? जेंडर संवेदनशीलता, यानी स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में, इसलिए यूरोप महाद्वीप में महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। फिर से सुन लें, यूरोप महाद्वीप में स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों पाई जाती है? दो कारण लिखे आप। पहला कारण लिखेंगे पुरुष प्रवास के कारण, अर्थात पुरुष लोग वो स्थानांतरित हो गए। कहां स्थानांतरित हो गए? अमेरिकी महाद्वीप की ओर, जिस कारण महिलाओं की संख्या अधिक हो गई। और दूसरा कौन सा? जेंडर संवेदनशीलता के कारण, यानी जेंडर संवेदनशीलता का अभाव, ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक है ना। इसके कारण, ठीक है ना,
प्रश्न अगला सुनिए। प्रश्न 2017 की परीक्षा में पूछा गया था कि विश्व में उच्चतम एवं निम्नतम लिंग अनुपात वाले देशों के नाम लिखिए। ठीक है ना, उच्चतम और निम्नतम लिंग अनुपात वाले देशों के नाम लिखिए। ठीक है ना, कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था प्रश्न। तो उच्चतम लिंग अनुपात कहां कहां पाया जाता है? पढ़ा था हमने, पश्चिमी यूरोपियन देशों में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिकी देशों में पाया जाता है। और निम्नतम लिंग अनुपात कहां पाया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। ठीक है ना, प्रश्न अब इस तरह से आ सकता है कि लिंग अनुपात का अर्थ स्पष्ट करते हुए घटते लिंग अनुपात के कारक लिखें। तो घटते लिंग अनुपात का कारण कौन कौन से हैं देखना। कन्या भ्रूण हत्या, पहला कारण तो ये है। दूसरा बाल विवाह और प्रसव काल में मृत्यु। ठीक है ना, तीसरा है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, जिसके कारण महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, किस रूप से? आर्थिक रूप से। इसके कारण महिलाओं की संख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न किस तरह से आया था देखना। प्रश्न आता है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? 2016 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। ठीक है ना, यही प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया था, लेकिन उसकी भाषा किस तरह से थी? जनसंख्या घनत्व पद को परिभाषित कीजिए। प्रश्न एक ही है, लेकिन भाषा थोड़ी सी परिवर्तित है। मैं फिर बता देता हूं आपको कि बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, वो विंगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से कुछ एक प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी भाषा परिवर्तित कर दी जाती है। जैसे 2014 में किस तरह का प्रश्न आया था? जनसंख्या घनत्व पद को परिभाषित कीजिए। 16 में यही प्रश्न आया था, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 2016 में फिर प्रश्न आया, किस तरह से जनसंख्या घनत्व का? ध्यान दें, प्रश्न था कि ए कोई प्रदेश है, ये प्रदेश का क्षेत्रफल तो ये 530 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल ये वाला है, और जनसंख्या कितनी है? 85,860 व्यक्ति। तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। अगर आपको जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र पता है तो आप सिंपल वेल इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, सूत्र क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या क्या थी? 85,860, ऊपर रख देंगे। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या था? 530 नीचे रख देंगे। कितना जाएगा? 162। अर्थात ये प्रदेश, कौन से प्रदेश? ये प्रदेश का जनसंख्या का जो घनत्व था वो 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न और सुन लीजिए आप। जैसे जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अपने, अगला प्रश्न जनसंख्या घनत्व से संबंधित है, लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। 2020 यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुआ है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या करें। आर्थिक कारक कौन कौन से आ जाते हैं? खनिज संपदा, नगरीकरण और औद्योगिकरण। ठीक है ना, यानी ये वो कारक हैं, कौन से कारक हैं? आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त खनिज संपदा पाई जाती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में नगरीकरण की दर उच्च पाई जाती है वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण की दर उच्च पाई जाती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। औद्योगिकरण की दर कैसे प्रभावित करती है? उद्योग लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, इसके कारण लोग बाग रोजगार की चाह में औद्योगिक क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं या खनन क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, जिनके कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यह प्रश्न 2020 में आया था। ठीक है ना। अब संभावित प्रश्न कौन सा बनता है? ध्यान दें, प्रश्न यही है
लेकिन ये जो आर्थिक कारक है इसके स्थान पर आपको सिर्फ भौतिक कारक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की व्याख्या करें। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं? स्थिति, यानी क्षेत्र की स्थिति है वो प्रभावित करती है। स्थिति, अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? मानव निवास के लिए अनुकूल स्थितियां होने के कारण वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा भौतिक कारक है जलापूर्ति। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए जल मिलता है उन क्षेत्रों की ओर जनसंख्या आकर्षित होती है, अर्थात उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जलवायु, जिन क्षेत्रों की स्वास्थ्यप्रद जलवायु वहां लोगों का जमाव अधिक पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यही क्षेत्र की भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वो प्राचीन काल से सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। मृदा, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। फिर से सुन लें, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक 2020 में आया था। संभावित कौन से हैं? हम भौतिक कारक आ सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये जितने भी जो प्रश्न है इनको बहुत अच्छे ढंग से मैंने विगत वीडियोस में समझाया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बता रहा हूं आपको ताकि आपका समय है वो खराब ना हो। अगर विगत वीडियो आपने देखे हैं तो इन सारे प्रश्नों के आप आंसर देंगे। इनसे पहले मैंने एक वीडियो डाला था प्रश्नोत्तरी अध्याय 1 और अध्याय 2 से। प्रश्नोत्तरी डालने के बाद में जब बच्चों का फोन आया, या मैं बच्चों से मैं फोन करता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं मेरे यहाँ स्कूल में अध्ययनरत हैं उनसे बातें करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर हमने सारे प्रश्नों के आंसर ठीक ढंग से दे दिए थे। मैंने कहा भाई कैसे? बोले हमने प्रत्येक वीडियो को ठीक से देखा था सर, सारे अच्छे प्रश्न थे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न थे। बाकी अगली बार भी कोशिश ये करेंगे कि आप अच्छा पेपर बनाएं तो हम पेपर के साथ साथ ही आंसर देंगे आपके। बड़ी खुशी हुई, ठीक है ना। मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर ठीक से जो विद्यार्थी नियमित नहीं है उनको कह रहा हूं मैं, अगर ठीक से आप प्रत्येक वीडियो देख लेते हैं आप तो प्रत्येक प्रश्न के आंसर आप ठीक ढंग से दे पाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न की चर्चाएं करेंगे अपन। 2015 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, ठीक है ना, अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। उक्त कथन किसने दिया था? जॉर्ज बी कैंसी ने यह कथन दिया था। कब आया था ये प्रश्न? सन 2015 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। प्रश्न अब भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न कैसे आएगा? ये कैसे आ सकता है? ध्यान दें, कहता एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। क्यों? कारण लिखिए। क्यों? मत दे। ऐसा क्यों है कि अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं, ठीक है ना, और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं? क्या कारण है? कौन कौन से कारण है इसके पीछे, या इस संबंध में आप क्या मत देना चाहेंगे, ठीक है ना। तो सीधा सा आंसर आप देंगे कि जिन क्षेत्रों में मानव निवास के लिए अनुकूल भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, इसके विपरीत कम लोग निवास करते हैं। समझ रहे हैं क्या? फिर से सुन लें, जिन क्षेत्रों में मानव निवास के लिए अनुकूल भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, यानी उन क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में कम लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न सुने अगला। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया, ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। बच्चों की थोड़ी सी गलत आदत होती है, जैसा शॉर्टकट टीचर ने बताया वैसा ही लिख दिया। कई बच्चे तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे 85%, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, पीछे भी कुछ नहीं लिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं प्रश्न के साथ आंसर को जोड़ें आप
कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना। प्रश्न सुने अगला। प्रश्न अगला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए। 2019 में के एग्जाम्स में प्रश्न आया था, बोर्ड एग्जाम में। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में कौन आता है? 1 नंबर पर आता है चीन, उसके बाद में आता है भारत, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। आप लिखें इस तरह का प्रश्न आए तो। अच्छा, ये प्रश्न दोनों ही प्रश्न ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये वाला 2018 में, वो 2019 में। अच्छा, अब कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? अच्छा प्रश्न कौन सा बनता है? ध्यान दें थोड़ा सा। भूमध्य सागरीय प्रदेश, कौन से प्रदेश है? भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही घने बसे हुए हैं। क्यों? कारण लिखिए। सिंपल सा कारण है, स्वास्थ्यप्रद जलवायु होने के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वो प्राचीन काल से ही घने बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न सुने। यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए, यदि साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाए तो वह किस प्रकार का विकास का सूचक है? 2013 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था भाई। ठीक है ना। कहता है किसी क्षेत्र, देश या प्रदेश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार के विकास का सूचक है? आंसर लिखेंगे आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का सूचक है। ठीक है ना। ध्यान दें भाई। दूसरा प्रश्न है, यदि भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए, यदि भारत में महिला शिक्षा यानी महिलाओं की साक्षरता दर 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। प्रश्न आया था 2016 में। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। प्रश्न था, यदि भारत में महिला शिक्षा 100% हो जाए, अर्थात महिलाओं की साक्षरता दर 100% हो जाए, तो क्या जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। कैसे? शिक्षा का स्तर बढ़ जाने से जीवन स्तर उच्च हो जाता है और जीवन स्तर उच्च हो जाने से जन्म दर में गिरावट आती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है। ठीक है ना। प्रश्न है, विश्व के विकसित देशों में वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्यों? कारण लिखिए। संभावित प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपकी बार। कि विश्व के जो विकसित देश है उनमें वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ रहा है, कुल जनसंख्या में से वृद्ध व्यक्तियों की जो संख्या है ना वो अधिक है, क्यों? तो आप आंसर लिखेंगे, जन्म दर गिर जाने से विश्व के विकसित देशों में वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ रहा है। प्रश्न अगला, विश्व में जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 6 उपाय सुझाएं। 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। ठीक है ना। कब आया था? सन 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। इसके लिए आप इसी चैनल पर अध्याय 3 भाग 9 का वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है ना। बहुत विस्तार से उसको समझाया गया है। वैसे मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए, आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की जाए, संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। ठीक है ना। महासागरीय जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाए। ठीक है ना। इस तरह से कोई भी 6 सुझाव आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित संभावित प्रश्न चर्चाएं करेंगे अपन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन महोदय ने और नोटेस्टीन महोदय ने किया। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमें किसका अध्ययन कराता है ना? तो आप आंसर लिखेंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमें किसी प्रदेश की जनसंख्या में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कराता है। ठीक है। अगला प्रश्न सुनिए आप,
भारत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में है? आंसर लिखेंगे सिद्धांत की तीसरी अवस्था में है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। फिर से सुन लें, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन और नोटेस्टिन महोदय ने किया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें किसका अध्ययन कराता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें किसी प्रदेश की जनसंख्या में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कराता है। भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में। किसी देश की जनसंख्या के घटने का खतरा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बना रहता है? आप कहेंगे जनांकीय संक्रमण की पांचवी अवस्था में किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या के घटने का खतरा बना रहता है। ठीक है ना? 2020 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था, आप्रवास से क्या तात्पर्य है? ठीक है, प्रवास के भेद पढ़े थे हमने, उत्प्रवास और आप्रवास। प्रश्न आता है आप्रवास से क्या तात्पर्य है? 2020 के एग्जाम्स में प्रश्न आया था। तो आप लिखेंगे प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी बाह्य स्थान को छोड़कर किसी प्रदेश में आकर बस जाता है। आप्रवास का मतलब मैंने आपको समझाया था, आ जाना, आकर बस जाना। आप्रवास का तात्पर्य क्या है? आकर बस जाना। पारिभाषिक रूप से कैसे लिखेंगे? प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी बाह्य स्थान को छोड़कर किसी प्रदेश में आकर बस जाता है। और उत्प्रवास में क्या होता है? जाकर बस जाता है। 2020 में आप्रवास का प्रश्न आ गया था, तो संभावित प्रश्न क्या बनता है? उत्प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो आप वही लिखेंगे, इसी तर्ज पर परिभाषा लिखेंगे। प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, यानी चला जाता है। किसमें? उत्प्रवास में। ये चीज याद रखें, आप्रवास में आ जाता है। या प्रश्न इस तरह से आ सकता है, उत्प्रवास व आप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्प्रवास चले जाना और आप्रवास क्या होता है? आ जाना होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के 2 उपाय सुझाएं। 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या है? कि संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण, विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग, संसाधनों को इस तरह से काम में ले कि वर्तमान पीढ़ी का भी काम चल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो कैसे लिखेंगे आप? संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचा करके रखें, एक। संसाधनों को भावी पीढ़ी के लिए बचा कर रखना, एक। दूसरा क्या सुझाव देंगे आप? संसाधनों को मितव्ययतापूर्ण यानी कम खर्च करते हुए विवेकपूर्ण, कौशलता से उपयोग करें और विनाश रहित, उनको बेकार न होने दें। ठीक है ना? अगला प्रश्न सुने। प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? 2014 के एग्जाम में प्रश्न आया था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास की अवधारणा का पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है ना? बच्चे इस प्रश्न को याद कर लेते हैं, अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न की भाषा परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं? संभावित प्रश्न देखो, ध्यान दें थोड़ा सा। मानव विकास की अवधारणा, यहां तक पढ़ा बच्चे ने, दिमाग में आ गया डॉक्टर महबूब उल हक और आंसर लिख दिया, गलत हो गया। जबकि प्रश्न क्या है, पूरा पढ़े आप। मानव विकास की अवधारणा में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने सहयोग प्रदान किया? उसमें आप आंसर लिखेंगे भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने डॉक्टर महबूब उल हक का सहयोग प्रदान किया था। किसमें? मानव विकास की अवधारणा। ठीक है ना? मानव विकास सूचकांक के उच्च और निम्न स्तर के देशों की संख्या लिखिए। 2013 में प्रश्न आया। उच्च वर्ग में 94 राष्ट्र आते हैं और निम्न वर्ग में 45 राष्ट्र आते हैं। ठीक है ना? यह प्रश्न 2013 में आया था, लेकिन अब किस तरह से प्रश्न आ सकता है कि मानव विकास सूचकांक के उच्च एवं निम्न स्तर के देशों के नाम लिखिए। यानी उच्च स्तर में तो कौन कौन से देश आते हैं और निम्न स्तर में कौन कौन से देश आते हैं? तो उच्च में आते हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, और निम्न में आते हैं अफ्रीकी राष्ट्र चाड, माली और नाइजर। ठीक है ना?
मानव विकास सूचकांक को मापने हेतु किन सूचकों का उपयोग किया जाता है? 2014 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। किन सूचकों के आधार पर किया जाता है? ध्यान दें, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और जीवन स्तर के आधार पर। शिक्षा का आधार प्रौढ़ साक्षरता को माना जाता है, स्वास्थ्य का आधार जीवन प्रत्याशा को माना जाता है, जीवन स्तर का आधार किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। प्रश्न अगला, केरल का उच्च मानव विकास सूचकांक होने का क्या कारण है? 2015 में प्रश्न पूछा गया था। आंसर आएगा उच्च साक्षरता है। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान था? 2019 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। आंसर आएगा 186 देशों की सूची में भारत का 138वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 138वां स्थान था। प्रश्न अगला, स्वस्थ जीवन के 2 सूचक लिखिए। 2013 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। स्वस्थ जीवन के 2 सूचक कौन से हो गए? ध्यान दें, स्वस्थ व लंबा जीवन यानी औसत आयु में वृद्धि एक, और दूसरा है शिशु मृत्यु दर में गिरावट। प्रश्न अगला, बोंग के अनुसार प्रवास की परिभाषा यानी निवास के उद्देश्य से व्यक्ति का अपने मूल स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। किसके अनुसार? बोंग के अनुसार। ये थे आज के प्रश्न, जो इकाई सेकंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो निसंदेह ही बोर्ड एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हालांकि ये जितने भी जो प्रश्न थे, इनको आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मेरे अपने इस चैनल ज्योग्राफी गुरु जोरासिया पर जितने भी जो वीडियोस हैं वो एक बार आप अवश्य देख लें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।